नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो महाराष्ट्र का सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एकनाथ शिंदे गुट की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट में दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए। इसके अलावा अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाने की कार्रवाई को भी शिंदे गुट की तरफ से गैर कानूनी बताया गया है। यही नहीं, अर्जी में यह भी कहा गया है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और उसकी तरफ से सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाना भी अवैध है। तो राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के लिए विपक्ष में साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इससे पहले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। उनके नामांकन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित एनडीए के दलों के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे थे। वहीं आज सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार सहित विपक्षी दल के कई नेताओं के मौजूद रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि नामांकन से पहले यशवंत सिन्हा ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता, हमें सबको मिलकर इस देश को रक्षा के लिए आगे आना होगा। उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आज सरकार की वजह से हमारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले शिवसेना के 15 बागी विधायकों को 22+ की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना में 15 विधायकों को 22+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसी को लेकर संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमें पहले भी धोखा दे चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी के नेता जश्न मना रहे हैं। सपा के गढ़ में बीजेपी ने कैसे सेंध दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। दोनों जगहों पर सपा का किला भी ढह गया है। पिछले 8 सालों से आजमगढ़ सीट पर मुलायम सिंह के परिवार का कब्जा था, तो वहीं रामपुर की बात करें तो सपा के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ माना जाता था। आजमगढ़ में निरहुआ ने 8,595 मतों से जीत हासिल की है, तो वहीं रामपुर में बीजेपी की घनश्याम लोधी ने 42,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। सपा के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि ये आजमगढ़ संसदीय सीट से साल 2019 में अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। पिछले दिनों अखिलेश ने संसदीय सीट से त्याग पत्र देने के बाद आजमगढ़ संसदीय सीट पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था, जबकि बीजेपी से दिनेश लाल यादव और बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली मैदान में थे। इसके अलावा 10 अन्य प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन मुकाबला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच था। वहीं रामपुर में बसपा ने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था। सपा ने आजम के करीबी आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया था, तो बीजेपी ने घनश्याम लोधी पर दाव लगाया था। दोनों की सीटों के लिए 23 जून को मतदान हुआ था। रविवार को दोनों ही सीटों पर मतगणना कराई गई। रामपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने 3,68,391 मत प्राप्त किए और जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी के आसिम रजा 3,25,205 मत पा सके हैं। यहाँ सपा की हार का एक बड़ा कारण बसपा का प्रत्याशी न उतारना माना जा रहा है। वहीं आजमगढ़ सीट पर शुरू से ही सपा, बसपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। करीब 15 राउंड तक धर्मेंद्र यादव निरहुआ पर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन इसके बाद निरहुआ ने बढ़त बनानी शुरू की तो वह लगातार बढ़ती गई। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ 3,12,432 मत हासिल कर विजयी हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, जिनको 3,03,837 मत मिले हैं।
वहीं 2,67,106 मत हासिल कर बसपा के गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर रहे। निरहुआ के जीत के बाद से ही भाजपाई जश्न में डूबे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा खेमे में मायूसी छाई हुई है। बीएसपी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि निरहुआ को शुभकामनाएं। उन्होंने साल 2024 में और भी ताकत से मैदान में उतरने का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तेवर तल्ख नजर आए। पहले मतगणना में अंदर प्रवेश को लेकर उन्होंने पुलिस से तीखी नोकझोंक की, बाद में ईवीएम बदलने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट। डबल इंजन की सरकार की जीत है। डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ। ये दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं, वह कार्य जनता जनार्दन ने। तो वहीं उधर आजमगढ़ से जीत के बाद दिनेश लाल यादव उप निरहुआ मां से आशीर्वाद लेने पहुंची। निकल जाऊँ बुलावत हूँ और क्या ब्याम का के वो बैठे रूम में निकला है तो भैया जानो रंग वजह से जीत हो गया। कोनो बात नहीं हो गया। जीत के भैया सब पर कदर करिया। हां ई ना रहे कि जीत के आगों से बैठ जेबा तो ना ठीक है भैया। जनता को गाली मत सुनिया। जनता की खूब जय जय करियो बस। एकदम सेवा कर। तो देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में 11,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत अपने नाम दर्ज की है। पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने 11,555 वोट के अंतर से जीत अपने नाम की है। बता दें कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक रहे राघव चड्ढा ने इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। शुरुआती काउंटिंग में आम आदमी पार्टी को बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आई, लेकिन 4 राउंड के बाद आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली और उसके बाद अब विधायक दुर्गेश पाठक ने अपनी जीत हासिल कर ली है। सबसे पहले हम सबके मानयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये जीत उनकी जीत है। उनके द्वारा दिल्ली में कराए जा रहे कामों की जीत है। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक एक वोट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये जीत उनकी जीत है। मैं आम आदमी पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा जो राजेंद्र नगर
जो राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर दिन रात लगकर उन्होंने। तो उधर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में हैं, जहां म्यूनिक में प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया है। इसी बीच पीएम मोदी ने म्यूनिक में एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप सभी के बीच आकर बहुत ही मुझे खुशी महसूस कर रही हूं। मैं आप सभी को भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन करा रहा हूं। आपके ये स्नेह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपके इस प्यार, उत्साह और उमंग से जो लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं, उनका सीना गर्व से भर गया होगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन 26 जून एक और वजह से जाना जाता है, जो लोकतंत्र हमारा गौरव है, जो लोकतंत्र हर भारतीय के डीएनए में है। आज से 47 साल पहले इसी समय उस लोकतंत्र को बंधक बनाने और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल के कालखंड भारत के ब्राइवेड डेमोक्रेटिक इतिहास में इस एक काले धब्बे की तरह इसे माना जाता है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं को श्रेष्ठ भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई है। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों पर भारी पड़ी। आगे देखिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में। आज भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो अभूतपूर्व है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि अब देश के अनेक क्षेत्रों में ड्रोन से फर्टिलाइजर को छिड़काव होने लगा है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। आज का भारत की पहचान है करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए। तो दुनिया के 7वें अजूबे यानी ताजमहल को अब आवारा जानवरों के आतंक से राहत मिलेगी। पुरातत्व विभाग अब ताजमहल के दोनों एंट्री गेटों पर बैरिकेड करेगा और यहां पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो आवारा पशुओं को अंदर आने से रोका जाएगा। तो इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया के 7वें अजूबे यानी ताजमहल को अब आवारा जानवरों के आतंक से राहत मिलेगी। पुरातत्व विभाग अब ताजमहल के दोनों एंट्री गेटों पर बैरिकेडिंग करेगा और यहां पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो आवारा कुत्तों, सांडों को अंदर आने से रोकेंगे। पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती का परचम लहराने वाले ताजमहल पर आवारा कुत्तों, बंदरों और सांडों के आतंक की वजह से पुरातत्व विभाग की किरकिरी हो रही थी। ताजमहल के सेंट्रल टैंक में बंदरों और कुत्तों के डुबकियां लगाने, पानी के नालों पर बंदरों का पहरा होने और सांडों के घूमने की वजह से यहाँ आने वाले देश विदेश के पर्यटक हमेशा खौफजदा रहते थे। ये जानवर पर्यटकों पर हमला भी कर देते थे, जिससे आगरा के साथ ताजमहल की छवि भी खराब हो रही थी। पुरातत्व अधीक्षक का कहना है कि ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी दोनों गेटों पर अब बैरिकेडिंग के साथ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इनकी ड्यूटी होगी कि चाहे कितनी भी भीड़ हो, पर आवारा जानवर ताजमहल के अंदर या आसपास नजर नहीं आने चाहिए। इसके साथ ही नगर निगम की टीम भी अभियान चलाकर ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों से कुत्तों और आवारा सांडों को पकड़ेगा। बंदरों का ही आतंक नहीं है, दो जानवर खास करके ताजमहल में पर्यटकों के लिए एक तरीके से दिक्कत पैदा कर रहे हैं। कल से एक आदमी लगा दिया है
उनका काम ही होगा कि वो कितनी भी भीड़ हो वो बाहर से इंश्योर करे कि गेट के सामने डॉग आएगा, तो डॉग की परेशानी से है। बंदर निश्चित रूप से एक समस्या का कारण है। ज़्यादा घटनाएं तो बंदरों की ताजमहल परिसर के अंदर इस तरह से नहीं हुई हैं, लेकिन कई बार विजिटर्स जो है उनसे डर जाते हैं या बगल से निकला तो भाग जाते हैं। हम ही लोग कई बार वर्क कर रहे होते हैं या फिर अगल बगल से निकलते हैं, तो बंदर एक परेशानी का कारण तो है निश्चित रूप से। हम उसके लिए फॉरेस्ट से और नगर निगम से दोनों से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स को डील करने की एक्सपर्टीज हमारी नहीं है। तो आशिकी में डूबे एक कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई है। हद तो तब हो गई जब पत्नी की मौत होते ही उसने अपने सौतेले बेटे को अनाथ साबित कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पत्नी की मौत के महज 2 महीने बाद ही शादी.com पर अपनी शादी के लिए लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया। इस पूरी पिक्चर में लखनऊ पुलिस ने भी अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पत्नी की मौत के बाद सौतेले बेटे को अनाथ घोषित किया। पत्नी की मौत के बाद दिखाए रंग। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए रचा षड्यंत्र। पुलिस ने भी कलयुगी पिता का दिया पूरा साथ। बिना जांच किए पीड़ित युवक को बना दिया अनाथ। आशिक मिजाज बाप करना चाहता है फिर से शादी। शादी की वेबसाइट पर लड़कियां ढूंढनी शुरू की। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये कहावत इस कलयुग के बाप के लिए है, जिसने अपनी पत्नी के मरने के बाद अपने बेटे को अनाथ साबित करने की साजिश रची। पूरा मामला लखनऊ के सैदपुर थाने का है। अपने अनाथ होने की बात जब बेटे को पता चली तो उसने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन बेटे का आरोप है कि पुलिस ने भी उसके बाप का साथ दिया, जिसके चलते पुलिस इंस्पेक्टर अशोक यादव ने बिना जांच के ही अनाथ होने की रिपोर्ट बना दी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक बाप ने ऐसा क्यों किया? अपने ही बेटे को अनाथ करने के पीछे आखिर वजह क्या है? तो चलिए वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल पीड़ित युवक का पिता उसका सगा नहीं सौतेला है और उसने ये सब अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया। पीड़ित युवक का कहना है कि उसकी मां की खरीदी प्रॉपर्टी पर सौतेले पिता की बुरी नजर है। मेरी माताजी पिछले साल 29 अप्रैल 2021 में हार्ट की प्रॉब्लम में, मेरे जो स्टेप फादर हैं महेश चंद्रा जी, वो मेरी माँ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मुझे अनाथ साबित कर रहे हैं। और मैं कई बार थाने में भी गया और हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी। हर जगह मुझसे ये कहा जा रहा है कि गौरी चंद्रा तुम्हारी माता नहीं थी जब, और आप उनकी सहेली के लड़के। मेरा गांव जो पड़ता है अमेठी में पड़ता है, वहाँ के परिवार रजिस्टर में भी मेरी माँ का नाम दर्ज है, मेरा नाम दर्ज है। और मैं यहाँ जब आया 2012 में, जब आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुआ, तब मेरी माँ ने अपना नाम बस राजेश्वरी से बदलकर गौरी चंद्रा कर लिया। और मेरे पापा मिस्टर महेश चंद्रा जी से उनकी शादी हुई 2005 में। तो ये सारी चीज़ें हुई। और रजिस्ट्री जो हुई है वो 2014 में मेरी मम्मी के आधार कार्ड पे, क्योंकि 2012 से पहले आधार कार्ड नहीं था। और 2012 में जब आधार कार्ड आया तो रजिस्ट्री में कंपलसरी पेपर आधार कार्ड हो गया। तो उस समय मेरी मम्मी का जो आधार कार्ड बना था वो गौरी चंद्रा के नाम से बना हुआ था, और जिसमें मेरे पिताजी ने वाइफ ऑफ महेश चंद्रा करा रखा है। और जबकि मेरे ननिहाल पक्ष आज भी पूरा के पूरे, मेरे नाना नानी सभी कोई जिंदा है। मेरा पूरा गांव है जहाँ पर मेरी माताजी पैदा हुई, और सभी कोई उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। यही नहीं, पत्नी की 2 महीने पहले हुई मौत के बाद से ही आरोपी फिर से शादी करने की फिराक में था और उसके लिए शादी की वेबसाइट पर जाकर लड़कियां ढूंढता था और उनके नंबर लेकर लड़कियों से चैट भी करता था। पीड़ित युवक की मांग है कि उसे अपनी मां का नाम चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज वॉच इंडिया। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी और अब इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। सभी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की कर जाएगी। इन विधायकों को 22+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। बता दें कि 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। तो ओडिशा में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तैयारी अब अंतिम चरण पर है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल तक ये रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकी। श्री जगन्नाथ मंदिर मैनेजिंग कमेटी को अनुमान है कि इस बार यात्रा के दिन साल 2019 से भी 2 गुना भक्त यहां पर पहुंचेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 10 लाख से अधिक भक्त आए हैं। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने यह भी बताया है कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। 29 जून को उनका पट खुलेगा। पहंडी दर्शन के लिए इस बार 5000 की जगह 7000 भक्तों को मौका मिलेगा। 1000 रुपए की, माफ कीजिएगा, 100 रुपए की टिकट लेकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे। तो ओडिशा में रथ यात्रा निकाली जाएगी। जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा निकलेगी। इसमें 2 साल से ये रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। कोरोना की वजह से इस रथ यात्रा का आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार इस रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें इस बार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 2 साल पहले जो रथ यात्रा में भक्त शामिल हुए थे, उससे कई गुना भक्त इस बार इस रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर मंदिर समिति की भी तरफ से ये अनुमान भी लगाया जा रहा है। पूरी तरीके से ये तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। साथ ही ये भी बता दें कि 29 जून को ये कपाट खुलेंगे, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा जल्द ही शुरू होगी। तो रथ यात्रा को लेकर फैसला भी लिया गया है और इस यात्रा को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में सटे एक जंगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अग्निशमन केंद्र बनाया जा रहा है। इस केंद्र में हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई गई है। यहाँ कर्मचारियों को आग पर कैसे काबू पाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हमारी टीम इस अग्निशमन केंद्र के जांच पड़ताल के लिए पहुंची, जहां हमें मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने बजट 9 करोड़ रुपए से अधिक से इस योजना को शुरू किया। क्या कुछ इसमें फैसिलिटी है और किस तरीके से यहां स्टाफ काम करेगा, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे से ठीक सटे अग्निशमन केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अग्निशमन केंद्र बुढ़ाना से सटे एक इलाके में, जो कि जंगल का इलाका पड़ता है, यहाँ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अग्निशमन केंद्र है। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर, उन्हीं के जो खर्च पर बन रहा है, उन्हीं की योजना से जो पैसे हैं वो आते हैं। और आप देखेंगे भव्य तस्वीरें हैं। कैमरे से कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें। इस पूरे भवन को कैमरे में लाने की कोशिश करें। करीब 9 बीघा के अंदर यह अग्निशमन केंद्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसमें कुछ नियुक्तियां कर दी गई हैं और बाकी अब इसका चलना बाकी है, अभी काम चल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इस केंद्र के अंदर
जो प्रशिक्षु हैं उनको शिक्षा जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा। और केवल ये जो केंद्र है ये केवल बुढ़ाना और इसके आसपास के लिए बनाया जा रहा है, जबकि मुजफ्फरनगर में अलग से केंद्र है जो कि अग्निशमन केंद्र है, वो कह सकते हैं जिले लेवल का है। लेकिन जिस तरीके से भव्य इमारतें यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं, गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, कैमरा से कहूंगा दिखा दें, वो आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ये अग्निशमन केंद्र यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों पर। तो मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।